नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की उन जलती हुई समस्याओं की जो न सिर्फ इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य की आत्मा को झकझोर रहे हैं बल्कि हमारे नेताओं की संवेदनहीनता को भी बेनकाब कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या हमारे राजनेताओं की संवेदनाएं दम तोड़ चुकी हैं? क्या राजनीति करने वाले लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है? ऐसा कहने के पीछे एक ठोस कारण है। अक्सर जब कोई अपराध होता है तो हमारा पूरा समाज उस अपराध और अपराधी के खिलाफ खुलकर बोलता है, अपना विरोध दर्ज करवाता है। लेकिन राजनीति के मैदान में जो लोग हैं वो शर्मनाक घटनाओं पर भी अपनी राजनीति पार्टी लाइन के हिसाब से ही तय करते हैं, फिर चाहे घटना कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। जबकि नेताओं से जनता अपेक्षा करती है कि वो ऐसे मामलों में मुखर होकर बोले। इससे उनको नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा और जनता के मन में भी उनकी एक अच्छी छवि बनकर निकलेगी। लेकिन हमारे नेताओं के आगे उनका पार्टी प्रेम आ जाता है। बात जब महिला अपराध की हो तो कम से कम महिला राजनेताओं से तो उसके खिलाफ बोलने की अपेक्षा ये प्रदेश करता ही है। लेकिन अफसोस हमारे नेता मुंह पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान एक वरिष्ठ पत्रकार की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद गया, तो हमने सोचा आज इसी से शुरुआत की जाए। हो सकता है हमारे बात करने से राजनेताओं की मरी हुई संवेदनाओं में से किसी एक की ही सही संवेदना जाग जाए। तो चलिए एक कोशिश करके देख ही लेते हैं। अभी हाल ही में एक शर्मसार करने वाला मामला हरिद्वार से सामने आया, जहां भाजपा की एक महिला नेत्री, जिसे अब निष्कासित कर दिया गया है, को अपनी ही बेटी का दुष्कर्म अपने दोस्त से करवाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद पूरा उत्तराखंड प्रदेश सन्न रह गया। सवाल उठा कि एक मां खुद ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी अपने ही सामने। निश्चित है वो मां तो नहीं हो सकती। इस घटना के बाद प्रदेश के आम लोगों से लेकर विपक्षियों ने भी सवाल उठाए, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि सत्ता पक्ष का कोई नेता अपनी ही पार्टी के इस नेता के खिलाफ कुछ बोला नहीं। चलो औरों से न सही, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वाली वो महिला नेता भी चुप रहीं, जिनसे महिला अपराधों पर खुलकर बोलने की उम्मीद की जाती है। इतना ही नहीं, महिलाओं से जुड़े संस्थानों जिन पर महिला अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी है, उसके ऊंचे पदों पर बैठी महिलाओं ने भी इस मामले पर चुप्पी साधे रखी। वजह हो सकती है कि जिस सत्ता की मेहरबानियों से उनको ये पद मिला है, उस पार्टी के नेताओं के विरुद्ध बोलें तो बोलें कैसे। सत्ताधारी दल बीजेपी ने बस इतना काम जरूर किया कि संबंधित भाजपा नेत्री को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वैसे अपनी ही सत्ता से जुड़े ऐसे नेताओं के विरुद्ध आवाज कभी उठी भी नहीं, फिर चाहे वो अंकिता भंडारी केस हो या फिर अन्य। ऐसे केसेस की लाइन बड़ी लंबी है। जहां इनको ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण करना होता है, वहां ये बिना देरी के पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड में कुछ भाजपा नेताओं पर दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, जो हाल के वर्षों में लगातार सामने आए हैं। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि कई भाजपा नेताओं पार्षदों पर महिलाओं और बच्चियों से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, लेकिन कभी भी भाजपा के किसी नेता ने अपने नेताओं के खिलाफ कुछ बोला नहीं। महिलाओं के शोषण के मामले थे तो कम से कम भाजपा की महिला नेता ही कुछ कह डालती, लेकिन नहीं, खामखा पार्टी की और बदनामी होगी। यही अगर विपक्षी पार्टी के मामले होते तो क्या नेत्री और क्या नेता आसमान को सर पर उठा लेते, जैसे यही वकील, यही कोर्ट और यही न्यायाधीश। हरिद्वार वाले मामले में वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा है वही आपको हम हूबहू सुनाई देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है कि आपका मौन महिला अपराध को बढ़ा रहा है। भाजपा हरिद्वार की पूर्व जिला अध्यक्ष अनामिका शर्मा द्वारा अपनी नाबालिग 13 साल की मासूम अबोध बेटी का सामूहिक बलात्कार करवाया गया। उस दर्द से भी बड़ा दर्द यह है कि प्रदेश के ताकतवर और जिम्मेदार पदों पर बैठी चारों सम्मानित पूजनीय मातृशक्तियों देवियों के श्रीमुख से कोई आवाज निकली नहीं। मेरी बहनों, आपकी ये चुप्पी बहुत सारे सवाल को खड़ा कर रही है। इतने गंभीर कुकृत्य पर आप ही चुप हो जाएंगे तो उत्तराखंडियत कैसे बचेगी। आप जितना अच्छा डेमोग्राफी पर बोलती हैं, जितना जोर से बोलती हैं, इस दर्द पर भी कुछ कहो। आप खुद मां हो। बेटी बचाओ के लिए आपने अपनी आवाज बंद कर दी। माना कि अपराधी आपकी पार्टी भाजपा से हैं, लेकिन जिस पार्टी के साथ ये कुकृत्य हुआ वो भी तो भाजपा वाले की ही बेटी है।
आपकी आज की ये चुप्पी आने वाले समय में आपके लिए राजनीतिक रूप से नुकसान तो देगी ही, सामाजिक रूप से और ज्यादा पीड़ा देगी। समझ नहीं आ रहा आप लोगों को नींद आ कैसे रही है। क्या नींद की गोली खाकर सोते हैं आप? अगर इतनी विविध मुद्दे पर आपको सिर्फ पार्टी नजर आ रही है तो निश्चित रूप से आप राजनीति में रहने वाली और आगे आने वाली मां बहन बेटियों के रास्ते बंद कर रही हैं। गजेंद्र आगे लिखते हैं, आशा दीदी, आपका नाम तो मंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री के लिए भी सुना जाता है। केदारनाथ सीट पर भी मोदी जी की नजर रहती है। वो आगे लिखते हैं कि कुसुम दीदी, आपकी क्या मजबूरी है? ऋषिकेश और यमकेश्वर विधायक का टिकट इतना महत्वपूर्ण है? क्या इस तरह टिकट मिलेगा? और ले भी आई तो जनता को क्या जवाब दोगी? गजेंद्र आगे लिखते हैं कि गीता बहन, माना कि आपके सगे भाई विश्वास डावर आजकल मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकी हैं, हर रोज सरकारी बैठकों में बगल में बैठे रहे हैं, लेकिन आपको उस 13 साल की बच्ची पर आवाज उठाने से कौन रोक रहा है? रितु खंडूरी जी, आप तो सीएम इन वेटिंग कही जाती हैं। क्या सिर्फ इसलिए कही जाती हैं कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे? आखिर खंडूरी हैं जरूरी के नारे के बाद खंडूरी की क्या है मजबूरी? आप चारों को पूरा प्रदेश देख रहा है। हर माँ बहन बेटी ही नहीं, आपके बेटे, आपके भाई, आपके पिता और पिता तुल्य लोग, देवरानी, जेठानी, ननद, सास सब देख रहे हैं। चुप्पी तोड़ो, ऐसा न हो कि इस मौन को समाज मौन समर्थन कहने लगे। यह उत्तराखंड प्रदेश के वरिष्ठ और निर्भीक पत्रकार की कलम थी, लेकिन सवाल फिर वही उठता है, क्या पार्टी प्रेम के आगे हमारे नेताओं की अंतरात्मा वाकई मर चुकी है? उम्मीद है हमारा इतना कहने के बाद शायद कोई हो जिसकी आत्मा जागे और उससे सवाल करने लगे। इस बीच आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हमें भेजना न भूलें। फिलहाल हम कर लेते हैं कुछ अगली खबरों की तरफ अपना रुख। बात जब सत्ता पक्ष के नेताओं की संवेदना की आ ही गई है तो ये भी जान लेते हैं कि विपक्ष कितना संवेदनशील है। अभी हाल ही में विपक्ष के सभी बड़े नेता दिल्ली बैठक में एक साथ नजर आए। बैठक में नेताओं को बयानबाजी न करने और एकजुट होकर 2027 की तैयारी करने के लिए हाईकमान ने सख्त निर्देश दिए। साथ ही बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करने को लेकर भी सख्ती से निर्देश दिए। लेकिन लगता है उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अपने हाईकमान की बात को भी ज्यादा सीरियसली लेते नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली में हुई बैठक के बाद सभी नेताओं से एक दूसरे पर बयानबाजी न करने की सलाह दी गई थी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्यवाही करने को कहा गया था, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं कि मानने का नाम ही नहीं लेते। दिल्ली बैठक से पहले हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच बयानबाजी का दौर चला था, लेकिन अब कांग्रेस में नए बयानवीर सामने आ चुके हैं, जिन्होंने आला कमान के आदेश की धज्जियां उड़ाकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक बिखेर कर रख दी हैं और इशारा कर दिया है कि चाहे जो मर्जी कर लो, हम सुधरने वाले हैं नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सबसे करीबी माने जाने वाले धारचूला से विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लंगड़ा घोड़ा वाले बयान का हवाला देते हुए पार्टी के भीतर ही तंज कस दिया। उन्होंने हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बता दिया है। उनका कहना है, हरक सिंह रावत हर मौके पर जब पार्टी को जरूरत होती है तब गायब हो जाते हैं। वो कांग्रेस के लंगड़े घोड़े हैं, जबकि उन्होंने हरीश रावत को रेस का घोड़ा बता दिया। अब रेस का घोड़ा कौन होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस का बयानवीर अपने हिसाब से रेस के घोड़े तय करने में लगे हैं। इतना बयान सुनने के बाद भी हरीश रावत की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि जिस मीटिंग में फालतू बयानों से बचने की हिदायत खुद राहुल गांधी ने दी थी, उस मीटिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा खुद हरीश रावत भी थे। बावजूद इसके हरीश धामी का यह बयान अपने आप में एक कहानी सुना रहा है। अब बिना हरीश रावत के इशारे के तो हरीश धामी के ये बयान सामने आ नहीं सकते थे। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्होंने यानी हरीश रावत ने उनको डपट कर खेद प्रकट करने के लिए क्यों नहीं कहा? सवाल यह भी है कि पार्टी के सख्त आदेश के बाद भी कांग्रेस नेता मान क्यों नहीं रहे? कांग्रेस ने इस तरह निजी हमले करने वालों पर कार्रवाई की बात कही थी, क्यों नहीं कर रही? जबकि इस बार आदेश सीधे कांग्रेस के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी के हैं। कांग्रेस विधायक मयूख मेहर निकाय चुनाव के समय से ही अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। इतना ही नहीं, वो 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कह चुके हैं। मतलब 2027 में कांग्रेस को इन 6 सीटों पर हराने का वो प्लान बना चुके हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी वो पार्टी में बने हुए हैं। कार्रवाई के नाम पर नीलबटा सन्नाटा।
दूसरी तरफ हरीश धामी हरक सिंह रावत के लिए भले कुछ भी कह रहे हो, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि हरक सिंह रावत एक कद्दावर कांग्रेसी नेता हैं। कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई चुनावों में वो अपना लोहा मनवा चुके हैं। शायद राजनीतिक कद में हरीश धामी उनके आगे पीछे भी ना हो। हरीश धामी का अपने ही बड़े नेता पर इस तरह से हमला करना और दूसरे नेता को सपोर्ट करना यकीनन चुनाव से पहले ही गुटबाजी की तरफ एक मजबूत कदम है। सवाल यह भी है कि जो हरीश धामी हरक सिंह रावत को कई मौकों पर गायब रहने के आरोप लगा रहे हैं, वो खुद कांग्रेस को असहज करने में पीछे नहीं रहे। इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। अप्रैल 2022 में हरीश धामी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो उनकी विपक्षी पार्टी के हैं, उनके लिए अपनी धारचूला विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पार्टी ने हमेशा उनका अपमान किया और उनकी अनदेखी की। हरीश धामी ने यह भी उल्लेख किया कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई, खासकर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद। इस बयान को उनकी पार्टी के खिलाफ असंतोष के रूप में देखा गया था और इससे कांग्रेस में आंतरिक विवाद बढ़ा था। हरीश धामी को नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने से नाराज होकर धारचूला और मुंशियारी में कांग्रेस के 40 से अधिक पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसको रोकने की बजाय हरीश धामी ने इन इस्तीफों का समर्थन किया और कहा कांग्रेस ने हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का काम किया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वो एक नया दल बनाकर जनता की सेवा कर सकते हैं। हरीश धामी दूसरे कांग्रेस नेता को लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं, जबकि वो खुद कई बार पार्टी को लंगड़ा करने की कोशिश कर चुके हैं। इन सबसे यही लगता है कि पूर्व में हुई हारों से कांग्रेस न कोई सबक लेना चाहती है और न कुछ आगे सोचना चाहती है। अपने नेता राहुल गांधी की बात से किसी को कुछ फर्क पड़ा हो ये दिखाई दे नहीं रहा। मतलब 2022 की तरह ही 2027 में भी कांग्रेस की धड़ेबाजी खुलकर सामने है। ऐसे में तो भाजपा का मुकाबला असंभव है। मतलब आज की तारीख में ही भाजपा को 2027 विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई दी जाए तो कोई विचित्र बात नहीं होगी। अब एक तरफ कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं को लंगड़ा घोड़ा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इंतजार में बैठी है कि कांग्रेस के रेस के बाकी घोड़े भी अपनी टीम में शामिल कर लिए जाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान दिया कि कांग्रेस में बचे हुए रेस के घोड़े भी बीजेपी में शामिल होंगे। ये दावा वो महेंद्र भट्ट कर रहे हैं जो खुद नहीं जानते कि प्रदेश अध्यक्ष वो कब तक रह पाएंगे। बहरहाल कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन महेंद्र भट्ट के इस बयान से भाजपा नेताओं को भी चिंता करने की जरूरत है। आज के दौर में उत्तराखंड सरकार में अधिकतर मंत्री कांग्रेस से आए घोड़े ही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है आने वाले समय में पूरे मंत्रिमंडल में कांग्रेसी घोड़े ही दौड़ते दिखाई देंगे। ऐसे में उन भाजपाइयों का क्या होगा जो उसका कैडर है। मंत्रिमंडल के बाद कहीं छोटे चुनावों में भी उनका हिस्सा न मारा जाए। इसलिए भाजपा कैडर के लिए ये खुश होने की बजाय चिंता बढ़ाने वाली बात थोड़ा ज्यादा है। चिंता प्रदेश के युवाओं की भी दिन प्रतिदिन कम होने की बजाय बढ़ ही रही है। मतलब इस प्रदेश के युवाओं के साथ कमाल ही कमाल हो रहा है। बिना कोर्ट गए कोई परीक्षा ही पूरी होती नहीं। सालों एक परीक्षा का इंतजार करते युवाओं के साथ ये कैसा धोखा है। उत्तराखंड का युवा भर्ती के इंतजार में अपनी पूरी जवानी खो रहा है और भर्ती या तो आ नहीं रही और आ रही है तो कोर्ट में लटक जा रही है। जब युवा भर्ती परीक्षाओं के लिए यूं ही भटकते रहेंगे, तब तक पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम खाएंगे तो कैसे आएंगे। उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक लेक्चर भर्ती को लेकर कुछ युवाओं का हमें संदेश प्राप्त हुआ। उनका कहना है बड़ी मुश्किल से 10 साल बाद अथक प्रयासों के बाद ये भर्ती आई थी, लेकिन अब कोर्ट में ये भर्ती कानूनी लड़ाई के चक्कर में फंस कर रह गई है। दरअसल 10 वर्षों के बाद अथक प्रयासों के बाद पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती वर्ष 2024 में प्रकाशित हुई, लेकिन कोर्ट के स्टे के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि विभाग के वकील केस को लंबा खींचने के प्रयास में बैठे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य बस इंतजार में ही गुजर रहा है। अधिकारियों के ढीलेपन की वजह से भर्ती को आने में 10 वर्ष से अधिक समय लग गया और अब कोर्ट में सरकारी वकील भी ढीलापन कर रहे हैं। युवाओं की मांग है कि कोर्ट में इसकी जल्दी सुनवाई हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, जो पिछले 11 वर्षों से बस भर्ती का ही इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ से याद आया, पहाड़ आजकल भीषण जाम से परेशान है। सरकार इन दिनों 4 धाम यात्रा और तीर्थाटन को लेकर बड़े बड़े आंकड़े पेश कर रही है। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की आवक के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। मानो तीर्थ यात्रा एक आस्था का नहीं बल्कि रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराने का खेल बन गया है।
लेकिन इन चकाचौंध भरे आंकड़ों के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई को महसूस कर रहा है सीधा साधा मेहनतकश और शरीफ इंसान, मतलब उत्तराखंड का पहाड़ी। इस तीर्थ यात्रा की भीड़ में अब केवल श्रद्धालु आ रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं जो यात्रा के बजाय रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल होने के इरादे से आते हैं। कुछ हुड़दंग, मारपीट और गंदगी फैलाने आते हैं। उनके लिए तीर्थ नहीं, पहाड़ केवल एक लोकेशन बनकर रह गया है। नतीजा यह है कि यात्रा का पवित्र उद्देश्य पीछे छूट गया है और सामने है वो है अंधाधुंध भीड़, जाम, अव्यवस्था और प्रदूषण। स्थानीय लोगों का जीवन इस दिखावटी तीर्थाटन से दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। मरीज एम्बुलेंस में फंसकर समय पर अस्पताल पहुंच नहीं पाते, बुजुर्गों को अस्पताल जाने में परेशानी हो रही है और दैनिक जरूरतों की पूर्ति तक में देरी हो रही है। लेकिन इन आम लोगों की तकलीफ सरकार के आंकड़ों में कहीं दर्ज नहीं होती, खो जाती है रिकॉर्ड बुक में। अत्यधिक तीर्थ यात्रा और पर्यटकों से बेहाल उत्तराखंड के विकास की दौड़ में पर्वतीय व्यवस्था दम तोड़ती दिखाई दे रही है। विगत कुछ वर्षों की भांति इस वर्ष भी उत्तराखंड एक बार फिर अत्यधिक तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की बेतरतीब भीड़ से जूझ रहा है। विशेष रूप से चार धाम यात्रा, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और अन्य पर्यटन गतिविधियों के कारण राज्य के पहाड़ी जिलों की सड़कों और संसाधनों पर एक ऐसी मानव सुनामी आ गई है जिसने तमाम व्यवस्थाओं की नींव को हिलाकर रख दिया है। चारधाम यात्रा, जो कभी एक आध्यात्मिक और संयमित यात्रा मानी जाती थी, अब एक अनियंत्रित पर्यटन उत्सव बन चुकी है। अपनी सीमा और क्षमता से कई गुना अधिक तीर्थयात्री का आगमन न केवल स्थानीय संसाधनों पर दबाव डाल रहा है, बल्कि आम नागरिकों की दैनिक जीवनचर्या भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग इन यात्राओं को आर्थिक प्रगति का आधार मानते हुए प्रचार प्रसार में जुटे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि समूचे आर्थिक लाभ का फायदा केवल गिने चुने लोगों जैसे होटल मालिकों, टैक्सी यूनियन, बड़े टूर ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों तक ही सीमित रह गया है। इसके उलट पहाड़ों में रहने वाला आम नागरिक, जिसके पास ना तो कोई होटल है, ना गाड़ी है, ना टूर पैकेज, वो केवल प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, महंगाई और असुविधा झेलने को मजबूर है। हरिद्वार जैसे प्रवेश बिंदुओं से प्रवेश करने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के कारण ऋषिकेश से शिवपुरी के बीच की मात्र 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में इन दिनों घंटों लग रहे हैं। यही नहीं, रिवर राफ्टिंग कंपनियों ने अपनी राफ्ट टैक्सियों की छत पर बांधकर जहां तहां जाम की स्थिति को और भी भयावह बना दिया है। सबसे चिंता की बात यह है कि इस यातायात बाधा के कारण जो मरीज श्रीनगर, गोपेश्वर, चमोली जैसे दूरस्थ जिलों से देहरादून या ऋषिकेश रेफर किए जाते हैं, वो एम्बुलेंस में फंसकर समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, जिससे जान का खतरा बना रहता है। देहरादून से मसूरी की 35 किलोमीटर की दूरी इन दोनों घंटों में तय हो रही है। वहीं नैनीताल, भीमताल, कौसानी, मुक्तेश्वर जैसे कुमाऊं मंडल के पर्यटन स्थल भी भीषण ट्रैफिक, पार्किंग की किल्लत, जल संकट और प्रदूषण से जूझ रहे हैं। शहरों की व्यवस्थाएं इस भीड़ को संभालने में असमर्थ हो चुकी हैं। ये स्थिति हर साल और अधिक विकराल होती जा रही है। ना सड़कों का विस्तार हो रहा है, ना वैकल्पिक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं और ना ही आपातकालीन प्रबंधन की कोई सुदृढ़ व्यवस्था दिख रही है। सरकार पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाकर रिकॉर्ड बनाने में तो व्यस्त है, लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे छिपी अव्यवस्था, संकट और पर्यावरणीय क्षति की कहानी को अनदेखा किया जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव, प्रशासनिक उदासीनता और दीर्घकालीन योजना का न होना आज पूरे उत्तराखंड को एक पर्यटन पीड़ित राज्य की स्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है। अब समय आ गया कि केवल पर्यटकों को बुलाने की बजाय उनकी जिम्मेदारी पूर्वक मेजबानी के लिए सरकार और समाज मिलकर ठोस रणनीति बनाए। भीड़ नियंत्रण, वैकल्पिक मार्ग, पर्यावरणीय संतुलन, डिजिटल परमिट सिस्टम, स्थानीय लोगों की प्राथमिकताओं को महत्व और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध पहुंच प्राथमिकता बननी चाहिए, क्योंकि यदि समय रहते इस पर नहीं सोचा गया तो ये तीर्थ और पर्यटन ही एक दिन उत्तराखंड के पहाड़ी जीवन और प्राकृतिक व्यवस्था को स्थायी रूप से क्षति पहुंचा देंगे। और अब आखिर में पहाड़ की चिंता करने के साथ साथ एक खबर भी है जिसकी चिंता इस प्रदेश के युवाओं ने की है। वह है इस प्रदेश में होता भ्रष्टाचार। एक ऐसे ही केस का खुलासा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार और त्रिभुवन चौहान ने किया है। 11 जून की रात
सोशल मीडिया पर वायरल हुए कृषि विभाग के टेंडर घोटाले ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में हड़कंप मचा दिया है। गढ़ी कैंट देहरादून स्थित महिंद्रा ग्राउंड में आयोजित होने वाले एग्री मित्र उत्तराखंड 2025 कृषि मेले के लिए राज्य कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए टेंडर का आवंटन 11 जून की रात 9:30 बजे किया जाना था, लेकिन 9 जून को ही वहां कार्य प्रारंभ हो जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। मौके पर जाकर बॉबी पवार और त्रिभुवन चौहान ने इसकी पोल खोलकर सारी कलह खोल दी। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को करना था और इस पूरे प्रकरण के बाद सरकार को यह आयोजन रद्द करना पड़ा। ये मेला कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हो रहा था और सहारनपुर के एक ठेकेदार द्वारा टेंडर खुलने से 3 दिन पहले ही मैदान में काम शुरू कर देना यह दर्शाता है कि टेंडर पहले से फिक्स था। 11 जून की शाम को जब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार और उपाध्यक्ष त्रिभुवन चौहान कार्यस्थल पर पहुंचे तो पाया कि भारी मशीनें और श्रमिक मैदान में कार्यरत थे। जैसे ही इसकी भनक ठेकेदार पक्ष को लगी, आनन फानन में कार्य को बंद कर दिया गया। दोस्तों, उत्तराखंड की तमाम समस्याएं, चाहे वह नेताओं का मौन हो, कांग्रेस की गुटबाजी हो, युवाओं का लटकता भविष्य हो या फिर 4 धाम की अव्यवस्था या फिर भ्रष्टाचार, ये सभी गंभीर मुद्दे हैं और गंभीर सवाल खड़े करते हैं हमारे सिस्टम पर। क्या सचमुच सिस्टम इतना खोखला हो चुका है? क्या हमारे नेता सिर्फ सत्ता और पार्टी लाइन के गुलाम बनकर रह गए हैं? अब समय है कि हम, आप और पूरा समाज मिलकर इन सभी सवालों के जवाब मांगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।